अच्छा, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है सही है, और पाक ईरान गैस पाइपलाइन भी एग्जीक्यूट हो जाती है सर, इन दो चीज़ों से, खाली इन दो चीज़ों से पाकिस्तान की इकोनॉमी में कितना पॉजिटिव असर आ सकता है? सर मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरे औलाद और उनकी औलाद जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए कोई हुक्मरान ये फैसला करते। क्या ऐसा ये फैसला हो सकता है रियलिस्टिकली? रियलिस्टिकली क्यों नहीं हो सकता? अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमारे हुकूमत का साथ दे और हुकूमत में नेक और अच्छे लोग हों जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना चाहते हैं। देखें, आई एम नाउ 55 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार दी। जब मैं देखता हूँ आप जैसी जनरेशन को या अपने बेटे को, अपनी बेटियों को जो अभी यंग हैं, तो मुझे एक ये दुख आता है कि हम उनके लिए क्या छोड़ रहे हैं। व्हाट इज द लेगेसी वी आर लिविंग फॉर देम? क्या ये इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो हम बच्चों को देके जा रहे हैं? जब भी एक बाप मरता है उसका सबसे पहला फोकस होता है मरने से पहले अपने बच्चों को इस्टेब्लिश कर लूं। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, जो हुक्मरान होता है वो बाप ही होता है ना मुल्क बिल्कुल का, ऐसे ही है, ठीक है। फादर ऑफ द नेशन। ही हैज टू मेक ए डिसीजन। शहबाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है, इनकी टीम बहुत अच्छी है, बहुत ही काबिल लोग हैं, अलीम खान साहब जैसे लोग हैं। उसके बाद आप देख लें इसहाक डार बैठे हुए हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल है मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में जब कि एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो दे शुड हैव ए डिसीजन ऑन दिस। अच्छा, हाउ डू यू रेट द करंट गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस सो फार? अभी देखते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बड़े पॉजिटिव जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, बड़ी फ्लरिशमेंट भी हो रही है थोड़ी बहुत। आप कैसे देखते हैं, और आने वाले दिनों में क्या कहेंगे कि आपकी सजेशन क्या होगी कि ये स्टेप लेने चाहिए टू मेक इट इवन बेटर? एज ए प्रोफेशनल बताऊं या सियासी बयान दूं? प्रोफेशनल, रैशनल। एज ए प्रोफेशनल मैं ये कहता हूँ ये गवर्नमेंट अगर इसी तरह चलती रही तो इंटरेस्ट रेट की जो खबर मेरे पास है वो नेक्स्ट दिसंबर में सिंगल डिजिट में। वाह, ठीक है। ठीक है। और फरवरी तक जो मेरे पास, जो मुझे मुख्तलिफ सोर्सेज से पता चला है, वो 12% है। सर अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि बैंकों का रेट था 22%, काइबोर ऐसे ही है। था, ठीक है। बैंक काइबोर से 1 या 2% आपको नीचे पैसा दे रहे थे। जितने बड़े लोग थे उन्होंने पैसा क्या कर दिया था, बैंकों में रखना शुरू कर दिया। बिजनेस तो खत्म हो गया ऐसे ही है, बैड फॉर द क्योंकि इकोनॉमी। एक आदमी को अगर 20% बस बैंक में रिटर्न पैसे रख के बैंक मिल से रहा आ रहा है, वो क्यों मेहनत करेगा? ठीक है। अब जब ये 12% होगा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने अभी से मुझे पूछना शुरू कर दिया है, जिनकी मिलें बंद हैं, जी। कि ख्वाजा साहब इनको चलाने के लिए तो हमें क्या क्या इंतजाम करना पड़ेगा। मीनिंग देयर बाय दे हैव द फंड्स। उन्होंने बैंकों से 3-4 साल दबा के पैसा खा लिया, दबा के। ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेरे एक क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लेता, उन्होंने अपनी मिल बेची थी 12.5 अरब रुपए की। He placed that money in one of the banks in Pakistan on 20% for last 3 years. इसका क्या मतलब है? 12 अरब को 20% पे लो तो साल का 2 अरब या 2.5 अरब रुपया बगैर किसी एफर्ट के मिल रहा है, ठीक है। अब जब 12% रेट आएगा या इंटरेस्ट रेट काइबर सिंगल डिजिट में आ जाएगा तो वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा मैं इस पैसे को निकालूं और कहीं इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल, ठीक है। इस हुकूमत को मैं क्रेडिट देता हूं कि वो इन पॉलिसीज की तरफ चल रही है कि प्रोफेशनली टॉकिंग, अगर ये रेट 10% पे जून जुलाई तक आ गया, मैं आपको आज की डेट में कह रहा हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा अपनी परवाज में जाएगी। और अभी ऑलरेडी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो 2008 के बाद अब हाईएस्ट अपने उस पर है। सर ये जो कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है इस्लामाबाद में, एससीओ समिट, वंडरफुल, मैं कहता हूँ कमाल कॉन्फ्रेंस थी। इंडीड। ऑल यू नो ट्रिब्यूट गोज टू दिस गवर्नमेंट कि उन्होंने इस एससीओ कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान में ले गया है। देखें, जहाँ तक मुझे पता है चाइना की मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स 12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने के लिए तैयार हैं। अब देखें, किसी भी इकोनॉमी का लाइफ ब्लड होता है उसका पैसा। जैसे हमारे जिस्म में खून है, अगर खून की रवानी रुक जाए तो मौत वाक़ हो जाती है। इसी तरह इकोनॉमी की जो रवानी है वो है उसके अंदर लिक्विड सोर्सेस अवेलेबल, ठीक है। अब जो लिक्विड सोर्सेस पाकिस्तान में जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी उससे मैं कहता हूँ ट्रिपल फैक्टर आता है। एक
कि आपकी लाइफ ब्लड भागेगा जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी। दूसरी, ये पैसा जिन जिन इंडस्ट्रीज में लगेगा या जिन जिन सेक्टर्स में लगेगा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो वो जो पैसा उन लोगों को मिलेगा वो फिर हमारी कंज्यूमर मार्केट में आएगा। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल, किसकी पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर हम बात करें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, चाइना की या यूएस की? इस वक्त सर अभी तक जो हमारी नज़र आ रही है वो सिर्फ चाइना है। चाइना है, ठीक है। तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना तो नहीं ना चाहिए? अगर रैशनल ऐसे डिसीजन करेंगे हमें चुपचाप ब्रिक्स में चले जाना चाहिए? सर ब्रिक्स अमेरिका में जो तो कहता है कहे। ब्रिक्स में तो ना जाना इनएविटेबल है। देखे ना, ब्रिक्स में तो जाना ही जाना है। अगर ना गए तो आपके ख्याल में ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी? बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा। ठीक है, बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा। सही है सर, आगे बढ़ते हैं। आपने मिल्स की बात की थी, तो अगर हम ट्रम्प की पॉलिसीज की बात करें कि टेरिस को जरा देखें, तो अगर वो 10% टैक्स लगा देते हैं एक्सपोर्ट्स पर, सही है, तो उससे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी तो अच्छा खासा असर पड़ेगा। नहीं, उसकी वजह ये है कि देखें, चाइना ने जो प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए थे ना, उन पे उन्होंने लगाना है टैक्स। दे हैव ए कंपटीशन विद चाइना ओनली। बिल्कुल। और आज तक उन्होंने पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट, हम तो कहते हैं ना 3 में ना 13 में, अगर एक चाइना का मार्केट शेयर है ना सपोज 2000 रुपये का, पाकिस्तान का 20 रुपये का है, उस पे टैक्स लगा के उसने अपने कंज्यूमर को तो नहीं सजा देनी ना। कंज्यूमर को तो कंजम्पशन चाहिए। शर्ट आपने पहनी, मैंने पहनी, शर्ट तो हमने पहनी ही पहनी। टेक्सटाइल प्रोडक्ट हमें चाहिए, ट्रैक सूट हमें चाहिए, टी शर्ट्स हमें चाहिए, ये पैंट कोट हमें चाहिए। अगर वो चाइना से नहीं लेंगे तो फिर उनके पास 2 मार्केट्स रह जाती, एक इंडिया एक पाकिस्तान, तीसरी बांग्लादेश। इन पे वो कभी भी टैक्स नहीं लगाएंगे। they'll heavily ड्यूटिटाइज चाइनीज प्रोडक्ट्स, उन पे वो ड्यूटी बढ़ाएंगे। लेकिन एज अपोज टू दैट वो ये जो हांगकांग है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये अपना इंडिया है, यहाँ से जो एक्सपोर्ट्स हैं इसको वो कभी भी नहीं करेंगे। अच्छा सर, हमने ये तो भी सो फार फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन एस्टैब्लिश कर लिया है कि ट्रम्प की डायरेक्टली जो भी पॉलिसीज हुए, जो भी ख्यालात, उनसे पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, सिंस वी हैव मच बेटर ऑल्टरनेटिव्स। तो आप मुझे ये बताएं कि इनडायरेक्टली तो असर पड़ सकता है, क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका के इशारों पे चलते हैं और हम काफ़ी हेविली डिपेंडेंट हैं इन पर। देखें, 2 चीज़ें, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये तो डेफिनेटली अमेरिका की एक जो है ना वो इशारे पे ही चलते हैं। और पाकिस्तान में जो कुछ भी होना, अभी आपने देखा होगा हमारे इस्टेब्लिशमेंट के की प्लेयर्स जितने हैं वो अमेरिका खुद गए बजाय वज़ीर आज़म के, कि उन्होंने जाके कहा कि जी आप आईएमएफ को मना करें या हमारी फंडिंग के लिए उन्हें आमादा करें। ठीक है, अब ट्रम्प पाकिस्तान के लिए क्या सोचता है? ट्रम्प के बारे में एक चीज़ मशहूर है कि वो जब करने पे आता है ना वो किसी की नहीं मानता, कुछ भी कर लेगा, जो दिल होगा वो करना है, वो उसने करना है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, देखें कि उसकी जो टीम है जो वो एंगेज करेगा। आपने एक चीज़ सुना होगा कि अगर स्ट्रॉन्ग टीम हो तो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस होते हैं, अगर टीम वीक हो तो डिसीजंस भी उसी तरह हैम्पर हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जो उसकी टीम के की मेंबर्स होंगे 21 जनवरी के बाद, ख़ास तौर पे जो इनके फाइनेंस से रिलेटेड लोग होंगे, उनका पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, ये हमें अभी देखना बाकी है। कि अगर वो ट्रम्प के कहने पे पाकिस्तान के लिए कोई थोड़ा सा अच्छा जाविया रखते हैं तो फिर डेफिनेटली आईएमएफ से हमें मज़ीद कर्जा मिल जाएगा। लेकिन देखें, मैं एक चीज़ बात बताऊं कि कर्जा लेके आप कब तक सरवाइव करेंगे? ऐसे ही कर्जा पे करने के लिए आप मजीद कर्जे लेते रहेंगे, साइकिल चलता रहेगा। बेसिकली आपको ये बनाना है कि जैसे आईएमएफ को 2005 में या 6 में हमने मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान से शौकत अजीज ने किक आउट किया था, वी शुड हैव ए प्लान कि हमने आईएमएफ को एटलीस्ट पाकिस्तान से कैसे निकालना है। बहुत ज़रूरी। जब आ गया कर्जों का बैलेंस, तो अब जब मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान का टोटल डेट है $122 बिलियन, जो मैंने लास्ट देखा था, शायद गलत हो, मैं उसके लिए पहले मदद करता, उसमें $38 बिलियन चाइना का है। तो बेसिकली इट्स, आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक मुल्क से हमने कर्जा लिया हुआ है। वी हैव, ये जो सऊदी अरेबिया से भी हमारा कर्ज है, उसके बाद आईएमएफ से भी कर्ज है, इसी तरह हमें डिफरेंट और मुल्कों से भी हमने कर्ज यूएई से लिया हुआ है। तो बेसिकली मेरा जो ज़ाती ख्याल है एज एन एक्सपर्ट वो ये है कि अब हमें
स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स या अमेरिका को जाके मिन्नत करनी चाहिए कि हमें ईरान के साथ काम करने की इजाज़त दी है, कि वो हमारा सर्वाइवल का मसला है। देखें, अब हम सर्वाइवल पे आ गए। नहीं, लेकिन ईरान के साथ काम करने की इजाज़त हमें अमेरिका से लेने की क्या ज़रूरत है? सर देखें, जब आप मकरूज होते हैं ना, तो वो कहते हैं जिसका जो मकरूज है वो अपने नखरे नहीं कर सकता। हाँ, beggars can't be choosers. बेगर्स कांट बी चूजर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अच्छा, मुझे बताएंगे, आईएमएफ की अभी एक वफ्द पाकिस्तान भी आया हुआ है, बातचीत चल रही है कि आपके भाई टैक्स टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, आप हमें कैसे टाइमली पेमेंट कर सकेंगे, आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, सही करें। तो सिंस आपकी एक्सपर्टीज़ है टैक्सेशन में, इस सारे मामले का भी हमें थोड़ा सा बताएं। देखें, मैं इस पे आपको बड़ी एक मज़ेदार मिसाल बताता हूँ। हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है, किसी को उतना कर्जा दो कल को वो वापस ना कर सके तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आईएमएफ इन्होंने रखा हुआ है पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए, ऐसे ही या इन पाकिस्तान की हुकूमतों को कंट्रोल करने के लिए। जब भी उन्होंने हुकूमत को थोड़ा सा तंग करना होता है, वो आईएमएफ को पाकिस्तान का उनका जो वफ्द आगे वो बाकायदा वहाँ से डिक्टेशन लेके आता है और उसके मुताबिक चलता है। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, ये आईएमएफ का वक्त इस तरह आया पाकिस्तान, अगेन इकनॉमिक्स का वही रूल, डिमांड और सप्लाई वाला। पंजाब गवर्नमेंट ने आवाज़ लगा दी कि हम सोलराइज कर देंगे सारा। सोलराइज कर देंगे सबको, ठीक है, ताकि लोगों के बिल ख़त्म हो जाएं। इसके लिए इन्होंने एक कंपनी है इनवॉक्स, चाइना से आई हुई है, मैं भी उन्हें मिला हूँ। वो क्या कहते हैं कि जी हम आपको सोलर लगा के देंगे इंडस्ट्रीज में फ्री, आपसे 20 साल हम बिल वसूल करेंगे, और जो वापडा का बिल है उसका 30% या 20% आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है। अगर उस कंपनी का सोलर में किसी टेक्सटाइल मिल में लगवा ले, तो मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, मैंने 3 मेगावाट का लगवाया, अब 3 मेगावाट का बिल आता है 6 या 7 करोड़ रुपए का इस वक्त। उसके अंदर जो टैक्स लगा होता है ना, वो तकरीबन 90 से 95 लाख रुपया होता है, ठीक है। जो हुकूमत ने अपने टैक्सेस लगाए होते हैं, इनकम टैक्स वगैरह इस तरह के। अगर वो चला जाता है चाइनीज को, और वो बड़े स्मार्ट है, उन्होंने मुझे क्या क्या प्रपोजल दी, उन्होंने कहा जी आप हमें मिले थे, हम वहाँ पे खुद से सोलर इंस्टॉल करेंगे और लेंगे भी सिर्फ इंश्योरेंस गारंटी। जो आपका लास्ट बिल है वापडा का वो आपने हमें दिखाना है, और उसका आपने 20% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट की पेमेंट हमें करनी कर देनी। हम आपसे इस पर्टिकुलर सोलर पैनल और ये तमाम चीज़ों की गारंटी भी नहीं मांग रहे। अब होगा क्या कि अगर हमारी मिलें उस पर चली जाएंगी, तो वापडा के जो टैक्स इकट्ठा होता है, इनकम टैक्स, वो तो खत्म हो जाएगा। वो तो क्या, अब इन्होंने प्रोजेक्शन में वो टैक्स डाला हुआ है कि जी ये टैक्स यहाँ से आएगा और हम यहाँ से आपकी रीपेमेंट करेंगे। इस चीज़ पे अब जो उनका आजकल वफ्द आया हुआ है, वो कह रहे जी आपने हमें बताया था कि आप ऐसे करेंगे, से अब आप ये और कह रहे हैं तेल से ये इतना टैक्स आएगा, तो वो हम जो है ना उस टैक्स की बुनियाद पे आपकी रीपेमेंट्स करेंगे। अब जब हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैं ये आपको खुद इस चीज का गवाह हूं। मेरे दफ्तर वो चाइनीज आए हैं और बकायदा उन्होंने मेरे से मेरे क्लाइंट्स की डिटेल ली है। आई हैव गॉट ऑल बिग टेक्सटाइल क्लाइंट्स इन पंजाब। ठीक है। उन्होंने कहा जी हमें दें, हम आपको सोल्यूशन देते हैं, आप बजाय सरकार को बिल देने के हमें बिल देना शुरू करें एट ए डिस्काउंटेड रेट, और हम वो तमाम की तमाम इंस्टॉलेशंस आपको फ्री देंगे। और 20 ईयर देखें, वो बड़ा स्मार्ट प्ले करें। मसलन इस वक्त 3 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है ना, वो लगता है जी 22 या 24 करोड़ रुपए का। ठीक है। उसने 24 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी मेरी एक टेक्सटाइल में। अब टेक्सटाइल का मेरा जो बिल आ रहा है ना 3 मेगावाट वाले का, वो 4 से लेकर 6 करोड़ रुपया महीना आ रहा है। ठीक है। अब उसने कहा जी वो 4 करोड़ रुपए का जो बिल है ना, उस पर तुम मेरे से 30% डिस्काउंट ले लो। 1 करोड़ 20 लाख ले लिया, बाकी क्या बचा पीछे मेरे पास 2 करोड़ 80 लाख रुपया। अब 2 करोड़ 80 लाख को आप दरब दें 12 से, तो वो तो पहले साल ही ले गया सारा कुछ जो उसने लगाया था। वो कहता है 20 साल तुमने मुझे लगातार वो पेमेंट देनी है, यानी 20 साल के लिए बिजली का बिल आपने वापडा को नहीं देना, हमें देना। हम आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देंगे जिसमें टोटल आपकी जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो हमारी कंपनी आपको सोलर के जरिए बना के देगी। ठीक है। तो सर मुझे बस ब्रीफली हाँ या ना में आपने बताना है, आईएमएफ का वफ्द भी आया हुआ है, हमारी बड़ी गड़बड़ भी चल रही है,
क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैक्सेस और मजीद बढ़ना? बढ़ेंगे। आम आदमी पर बोझ और अभी बढ़ेगा? आपने वजीर खजाना का बयान नहीं देखा? उसने क्या कहा है? वो औरंगजेब साहब, क्या नाम है उनका वजीर खजाना का, उन्होंने कहा है जी हमारी अवाम हुकूमत को क्यों नहीं कहती कि हम मजीद टैक्स नहीं दे सकते। मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्योंकि लोग टैक्स देने के काबिल हैं तो हम लगाई जा रहे हैं। तो जब आपके रेवेन्यू टारगेट्स जो हैं वो मीट नहीं हो रहे तो मिनी बजट तो आने ही आने।